हेलो। 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 देखिए, आपका जो नए लोग हैं उनको बता दिया जाए। ये जो यूपी का थर्ड पेपर का है लोकल एक्ट, उसमें आपका अर्बन प्लानिंग एवं डेवलपमेंट एक्ट 1973 शुरू किया गया है। तो जो लोग नए हैं एडमिशन लेंगे तो भाई उनको सिस्टम से जोड़ा जाएगा और उनको दो दो तीन जो क्लास अब तक हुआ है उनको वीडियो उपलब्ध हो जाएगा। इसमें आपका फिर एक बार बता दिया जाए हल्का सा, तब आगे बढ़ा जाए। उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो शहर या नगर हैं उनका सुव्यवस्थित यानी कि सिस्टमेटिक मैनर से कैसे विकास किया जाए। यानी कि आवास की समस्या है, सड़क की समस्या है, जल की समस्या है, रास्ते की समस्या है, आपका अस्पताल चाहिए, पार्क चाहिए, मनोरंजन के स्थल चाहिए, भवन चाहिए। तो इन समस्याओं का निपटारा कैसे किया जाए, इसके लिए बताया गया था कि राज्य सरकार किसी शहर को डेवलपमेंट एरिया यानी कि विकास क्षेत्र घोषित करती है। जब राज्य सरकार उस एरिया को डेवलपमेंट एरिया घोषित कर देती है, तब राज्य सरकार उस क्षेत्र के विकास के लिए एक अथॉरिटी या प्राधिकरण बनाएगी, जिसका नाम विकास प्राधिकरण होगा। और ये विकास प्राधिकरण किन किन लोगों से मिलकर बनेगा, ये बता दिया गया है, लिखवा भी दिया गया है। विकास प्राधिकरण का एम या लक्ष्य या उद्देश्य क्या होगा, ये भी मैं कल लिखवाया था। और विकास प्राधिकरण कैसे उसका डिसोल्यूशन होगा, कैसे विघटन होगा, कैसे समापन होगा, ये भी कल बताया गया था। अब आपका जो ये विकास प्राधिकरण होता है, इसका नाम उस जिले के नाम पर सामान्यतः रखा जाता है। जैसे प्रयागराज विकास प्राधिकरण, तो प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी शॉर्टकट में कहा जाएगा पीडीए। जैसे लखनऊ का विकास प्राधिकरण है तो लखनऊ विकास प्राधिकरण एलडीए, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब ये जो विकास प्राधिकरण होगा, एक तो ये जानना है कि ये पूरे शहर के विकास के लिए एक प्लानिंग बनाएगा, स्कीम बनाएगा, यानी कि योजना बनाएगा। तो पूरे शहर के विकास के लिए जो योजना बनेगी उसका नाम होगा मास्टर प्लान, यानी कि महायोजना। और शहर के किसी हिस्से का विकास करना है, जैसे केवल कटरा का करना है प्रयागराज में, तो उसके लिए भी योजना जो बनाई जाएगी विकास प्राधिकरण द्वारा ही बनाई जाएगी। और उस योजना को आंचलिक विकास योजना या क्षेत्रीय विकास योजना या जोनल डेवलपमेंट स्कीम कहा जाएगा। तो ये दोनों जो योजनाएं हैं बनाएगा कौन, तो विकास प्राधिकरण। अब आपको ये जानना है एक भूमिका देख लीजिए तब बैरक शुरू किया जाए। ये जो विकास प्राधिकरण योजना बनाता है, तो योजना बनाने से पहले
एक ड्राफ्ट तैयार करेगा, यानी कि एक नमूना या एक मॉडल तैयार करेगा, उस मॉडल को प्रकाशित करेगा और प्रकाशित करने के बाद जो उस एरिया के लोग हैं उनसे सुझाव लेगा कि हमने ये मॉडल विकास के लिए बनाया है। अगर किसी व्यक्ति को कोई सुझाव देना है या आपत्ति करनी है तो इतने समय के अंदर आप विकास प्राधिकरण में आपत्ति कर सकते हैं। तो विकास प्राधिकरण ने लोगों को समय दिया आम जनता को आपत्ति का मॉडल बना के, फिर विकास प्राधिकरण जो होता है वो अंतिम योजना प्रकाशित करता है कि इस मॉडल से शहर या उसके किसी क्षेत्र का हम क्या करेंगे, विकास। तत्पश्चात जो योजना आपका विकास प्राधिकरण ने बनाई है, अब उस योजना को तब तक लागू नहीं किया जाएगा जब तक कि स्टेट गवर्नमेंट उसको आपका ओके न कर दे, मंजूरी न दे दे। तो विकास प्राधिकरण आपका योजना तैयार करने के बाद उसकी मंजूरी के लिए राज्य सरकार को भेजेगा और राज्य सरकार चाहे तो बिना संशोधन के मंजूरी दे दे या संशोधन करके मंजूरी दे दे या योजना को मानने से इनकार कर दे और विकास प्राधिकरण को निर्देशित करे कि नई प्लानिंग बनाइए, नई योजना बनाइए। यानी कि कुल मिलाकर विकास प्राधिकरण जो प्लानिंग विकास के लिए बनाता है, याद रखिए वह तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक कि आपका कौन ओके न कर दे, राज्य सरकार। राज्य सरकार, फिर एक बार देखिए धारावाहिक पढ़ना है। राज्य सरकार क्या क्या कर सकती है, तो पहला काम योजना में संशोधन करके मंजूरी दे सकती है, बिना संशोधन के मंजूरी दे सकती है, या राज्य सरकार योजना को नामंजूर कर देगी और विकास प्राधिकरण को डायरेक्शन देगी कि आप नई प्लानिंग बनाइए और नई प्लानिंग बनाकर हमारे यहाँ क्या करिए, भेजिए। अब इन बातों को ही कुछ धाराओं के तहत पढ़ना, यानी कि जो मास्टर प्लान है, जोनल प्लान है और जो राज्य सरकार द्वारा अनुमति है, इसके बाद योजना में संशोधन कैसे होगा ये भी मेंस में आ चुका है। तो मास्टर प्लान यानी कि महायोजना, जोनल प्लान यानी कि क्षेत्रीय या आंचलिक योजना, इसके बाद इसका अनुमोदन कैसे होगा और सुधार इसमें संशोधन कैसे होगा। अब अगली बातें ये पढ़नी है। देखिए जो हम चल पढ़ा रहे थे आपका उसी को आगे बढ़ाते हैं। ये जो पढ़ाया गया है अब तक उसको फिर एक बार देखिए। आपका जो डेवलपमेंट अथॉरिटी और उसका गठन बताया गया था सेक्शन 4 में, यानी कि धारा 4 में हमने मुख्य रूप से विकास प्राधिकरण और उसका गठन कैसे होगा ये मैं आपका लेक्चर में बता चुका हूँ। इसके बाद जो आपको लिखवाया गया है पहले वो बता दिया जाए क्वेश्चन, क्योंकि एक दो पॉइंट ऐसे कल लिखवाए गए जो अभी लेक्चर नहीं दिए गए थे, तो पहले वह लेक्चर हो जाए तब आपका मास्टर प्लान बनवाया जाए। देखिए उसमें हमने जो लिखवाया था मेंस के लिए कि विकास प्राधिकरण का एम क्या है, पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है, और दूसरा हमने लिखवाया था कि जो डेवलपमेंट अथॉरिटी होगी उसको आपका
देखिए इसमें आपका एक तो ये बताया गया था कि विकास प्राधिकरण का एम या लक्ष्य या उद्देश्य क्या है, जो लिखवा गया। और दूसरा जो क्वेश्चन आ सकता है मैंने पूछल्ला उसी में जोड़कर कि डेवलपमेंट अथॉरिटी को डिजुलिशन या विघटन कौन कर सकता है, और करता है विघटन तो उसका प्रभाव क्या होगा। यानी कि विकास प्राधिकरण को ही क्या किया जाए, भंग कर दिया जाए, तो भंग के बाद उसका प्रभाव क्या होगा। तो बस एक लाइन में जानना है कि विकास प्राधिकरण के पास जितनी संपत्ति, जितनी धन या जितना वसूलनी अधिकार होगा, माने वसूली होगा या जो वसूलना है अभी, यानी कि जो भी कार्य कर्तव्य और अधूरे कार्य हैं सब किसमें निहित हो जाएंगे, राज्य सरकार में। और राज्य सरकार उन कार्यों को अब क्या करेगी, करेगी। तो सेक्शन 58 बताया गया था। तो आइए विकास प्राधिकरण के उद्देश्य पहले देखा जाए और तब विघटन, तब आपका प्लानिंग बनाना है। तो विकास प्राधिकरण के उद्देश्य का वर्णन आपका उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 7 में किया गया है। छोटा यह उद्देश्य, यानी कि बहुत बड़ा नहीं है, आपका 5-7-8 लाइन में निपट जाएगा, लेकिन एक बार आपका देखना जरूरी है। देखिए प्राधिकरण का उद्देश्य योजना के अनुसार विकास क्षेत्र को उन्नत करना, यानी कि जो योजना बनाई गई है, तो कौन कौन सी योजना हमने बता रखी है, अभी बताएंगे भी। एक मास्टर प्लान है, यानी कि महायोजना जो पूरे शहर के विकास के लिए है। और दूसरा आंचलिक या क्षेत्रीय या आपका जोनल प्लान जो शहर के किसी हिस्से के लिए है, माने हिस्सों में बांट दीजिए अलग अलग विकास। तो जो योजना बनाई गई है, चाहे मास्टर प्लान हो या जोनल प्लान हो, आपका उस अनुसार विकास क्षेत्र को आपका उन्नत किया जाए और विकास सुनिश्चित करना, यानी कि विकास क्षेत्र में बढ़ोतरी की जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि इस एरिया का क्या हो, विकास हो, ये उद्देश्य है। दूसरा ये है और इस प्रयोजन के लिए, इस प्रयोजन का मतलब हुआ कि इस उद्देश्य के लिए, यानी कि विकास में बढ़ोतरी हो, विकास सुनिश्चित हो, इस उद्देश्य के लिए प्राधिकरण को प्राधिकरण का मतलब हुआ आपका विकास प्राधिकरण को भूमि और अन्य संपत्ति अर्जित करने, यानी कि विकास प्राधिकरण भूमि भी अर्जित कर सकती है, अन्य संपत्ति भी अर्जित कर सकती है, उसे धारण करने यानी कि अपने पास बनाए रखने या होल्ड करने, प्रबंध और व्ययन करने, उसकी देख रेख करना, व्ययन मतलब डिस्पोज ऑफ करना, यानी कि दान देना, पट्टा देना, विक्रय करना इत्यादि। व्ययन करने, इसके बाद भवन निर्माण, यानी कि विकास प्राधिकरण भवनों का भी निर्माण कर सकता है, करता ही है। फ्लैट बनाकर लोगों को क्या करता है, शहर में बेचता है, फ्लैट बनाता है, उसके बाद क्या करता है, बेचता है। अभियांत्रिकी, अभियांत्रिकी माने इंजीनियरिंग का कार्य करना, खनन एवं अन्य कार्य करना खनन मतलब के कहीं खुदाई कराना। इसके बाद जल आपूर्ति, यानी कि शहर में पानी की आपूर्ति की व्यवस्था क्या रहे, सही रहे, ये भी उद्देश्य है। विद्युत आपूर्ति, यानी कि इलेक्ट्रिक सप्लाई भी क्या रहे, व्यवस्थित रहे। सब कार्य तो इन्हीं का हो गया। कार्य संपन्न करने, मल निकास, यानी कि मल निकास का निस्तारण करने। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका सीवर लाइन है उसको भी अच्छे से बनाया जाए। तो आप प्रयागराज में देख सकते हैं कि जो सीवर लाइन, अब गली गली सीवर लाइन बनाई गई है, चाहे पतली गली हो या चौड़ी, और हर एक आदमी के घर के
आपका माने घर को, आपका जो है, आपका जो मल मूत्र का है, उसको सीवर लाइन से अब जोड़ा जा रहा है, ज़्यादातर जगहों पर जोड़ दिया गया है। अगला देखिए, एवं अन्य सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करने तथा बनाए रखने और साधारणतया ऐसे विकास और उससे जुड़े हुए प्रयोजनों के लिए जो चीज़ें आवश्यक हैं उसको करना। यानी कि ये यानी कि विकास प्राधिकरण का उद्देश्य अगर हम मुख्य रूप से देखें तो जो योजना या स्कीम बनी है या प्लान बना है उसके अनुसार वह शहर का क्या करे विकास, और उसी विकास में आपका भवन निर्माण भी आ जाएगा, जल की आपूर्ति भी आ जाएगी, इंजीनियरिंग भी आ जाएगा, खनन भी आ जाएगा, इत्यादि कार्य कौन करेगा? तो आपका जवाब रहेगा विकास प्राधिकरण का ये क्या होगा? उद्देश्य। इसके बाद जो कल लिखवाया गया था वह देख लिया जाए। इसी में जोड़कर क्वेश्चन मेंस में लिखवाया गया था कि विकास प्राधिकरण का विघटन कैसे किया जाता है और विघटन का इफेक्ट या प्रभाव क्या होता है, और इसके लिए हमने कोरिलेट करके सेक्शन लिखवाया था, और वह सेक्शन लिखवाया था 58। भाई रटते रहिए धीरे धीरे। प्रयास ये करिए कि जो क्वेश्चन मेंस के लिए लिखवाए जाएं लेक्चर देने के बाद आप उसको उसी दिन जाकर अब तैयार करिए, क्योंकि आपका जो ये थर्ड पेपर होता है ये एलएलबी में भी लोग नहीं पढ़े रहते, केवल रेवेन्यू एक्ट पढ़े रहते हैं, और जो ये चकबंदी, नगर नियोजन, नगर पालिका, ग्राम पंचायत इत्यादि हैं, इससे कभी एलएलबी स्तर पर भी पाला नहीं पड़ता है जल्दी। ग्राम पंचायत तो थोड़ा बहुत है भी, लेकिन अन्य कानून जो ये बताए जा रहे हैं इसका एलएलबी में भी आप नहीं पढ़े हैं, तो उसका उपाय ये है कि अगर जे विशेष जे यूपी का देना है तो ये पेपर काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और एक बार में आपका तैयार नहीं होगा। तो इसका उपाय ये है कि आप एक बार अभी पढ़िए, और जब फ्री हो जाएगा तो पूरा आपका 10-10, 12-12 सेलेक्टेड क्वेश्चन भी उधर लास्ट में बताए जाएंगे, पूरा नहीं। आपका 15-15 क्वेश्चन छांट के केवल आपका नोट्स रहेगा ही, उस पर केवल क्या दे दिया जाएगा? लेक्चर। तो भाई जिनको देना है आपका अभी से तैयारी शुरू कर दें, जो जो क्वेश्चन लिखवाया जाए कम से कम आधा और 2/3 तक तो तैयार करें, ताकि फाइनल टच देते समय कोई दिक्कत न हो। क्योंकि ये जो है भाई फिर बता दिया जाए, एक बार नहीं 2 बार कम से कम पढ़िए, तब जाके आपका ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए आपका विकास प्राधिकरण का विघटन या डिसोल्यूशन कैसे होगा, इसके लिए सेक्शन 58 में प्रावधान है। तो इसकी पहले भूमिका हम देख लेते हैं आपका, तब बेयर एक्ट की भाषा बताते हैं। विकास प्राधिकरण का आपका विघटन करने का अधिकार केवल और केवल स्टेट गवर्नमेंट को है। यानी कि सेक्शन 4 के तहत विकास प्राधिकरण की स्थापना का भी कार्य राज्य सरकार का है। तो 58 के तहत विकास प्राधिकरण या डेवलपमेंट अथॉरिटी को समाप्त करने का अधिकार भी किसके पास है? राज्य सरकार। दोनों कार्य किसका है? राज्य सरकार। राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी करके विकास प्राधिकरण को भंग कर सकती है। दो में से किसी आधार पर। पहला आधार ये है कि राज्य सरकार को लगता है कि विकास प्राधिकरण को जो कार्य सौंपे गए थे वह सामान्य रूप से पूरे हो गए हैं। यानी कि शहर का विकास मुख्य रूप से कौन कर चुका है? विकास प्राधिकरण। और दूसरा है
कि जब राज्य सरकार को लगता है कि अब विकास प्राधिकरण इस एरिया में अनावश्यक हो गया है, अब इसकी आवश्यकता नहीं है, तो कितने आधारों पर विकास प्राधिकरण को भंग कर सकती है राज्य सरकार? दो। कभी हम बताएंगे बेरेट की भाषा। जब विकास प्राधिकरण जिस तारीख को नोटिफिकेशन जारी हो गया भंग का, उसी तारीख से वह भंग माना जाएगा, और ऐसी दशा में जो कार्य विकास प्राधिकरण करता था, जो शक्ति थी, अधिकार थी, जो भूमि थी, धन था, संपत्ति थी, वो सभी किसमें कौन प्राप्त कर लेगा? राज्य सरकार। तो कम से कम जो भूमिका आपकी बांधी जाती है, अगर आप उतना ही याद रखिए तो आधा क्वेश्चन तो ऐसे निपट जाता है। अब बेरेट की भाषा देखिए कह करके। धारा 58 देखिए, प्राधिकरण का विघटन, यानी कि धारा 58 में विकास प्राधिकरण के विघटन का प्रावधान किया गया है। और अब बेरेट का शब्दशः हम चलते हैं। देखिए शब्दशः भाई, जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है, पहला शब्द ये आया यानी कि जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है, समाधान का मतलब हुआ विश्वास हो जाना। विश्वास हो जाने का मतलब ये हुआ कि राज्य सरकार को सेटिस्फेक्शन हो गया। सेटिस्फेक्शन का मतलब ये हुआ कि राज्य सरकार संतुष्ट हो जाती है। न है तो उसको आसान भाषा में बेरेट पर लिख लेना चाहिए। समाधान हो गया का मतलब क्या हुआ कि राज्य सरकार संतुष्ट हो गई। संतुष्ट हो गई मतलब कि उसको क्या हुआ? बिलीव हो गया। बिलीव हो गया मतलब क्या हुआ? विश्वास हो गया। अब ये जो समाधान शब्द हैं, ये बहुत जगह आपका कह सकते हैं आएगा, एक जगह नहीं। और बिहार जे में भी इस पिछली बार आपका पूछा भी गया था, और वह जो क्वेश्चन पूछा गया था वह कॉन्स्टिट्यूशन से पूछा गया था, आर्टिकल 356 से। उसमें ये पूछा गया था कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन 300 अनुच्छेद 356 के तहत किसकी रिपोर्ट पर लगाया जाता है? तो वहाँ स्पष्ट लिखा गया है 356 में, जब राष्ट्रपति को राज्यपाल की रिपोर्ट पर या अन्यथा यह समाधान हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि जब भारत का प्रेसिडेंट को ये संतुष्टि हो जाए, तो किसकी रिपोर्ट पर संतुष्टि हो जाए? यहीं बिहार में पूछा गया था। तो गवर्नर के, राज्यपाल के, या अन्यथा। अन्यथा मतलब अदरवाइज, यानी कि किसी अन्य प्रकार से। यानी कि बताने का मतलब ये रहा कि जो ये समाधान या सेटिस्फेक्शन या बिलीव शब्द हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण मायने रखता है। तमाम जगहों पर ये शब्द आपका कवर होगा। केवल सीआरपीसी में भी आएगा, इसके बाद आपका कॉन्स्टिट्यूशन में भी आएगा, तमाम कानूनों में ये समाधान शब्द आता रहेगा। अगला देखिए, जहां राज्य सरकार को यह समाधान हो जाता है, माने विश्वास हो जाता है। क्या विश्वास हो जाता है? कि वह प्रयोजन जिसके लिए प्राधिकरण का इस अधिनियम के अधीन गठन किया गया था, सारवान रूप से प्राप्त कर लिए गए हैं। यानी कि जिन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए धारा 4 के तहत डेवलपमेंट अथॉरिटी राज्य सरकार ने बनाई थी, तो ऐसी दशा में राज्य सरकार को ये विश्वास हो जाता है कि उन उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया है। सारवान रूप से, सब्सटेंसिव रूप से किसने प्राप्त कर लिया है? विकास प्राधिकरण ने। तो राज्य सरकार चाहे तो विकास प्राधिकरण को अब क्या करती है? डिसोल्यूशन या भंग या विघटन। अब एक
आपका शब्द आया सारवान रूप से प्राप्त कर लिया है, तो देखिए दो बातें होती हैं, एक अक्षरशः यानी कि वर्ड बाय वर्ड, और एक होता है सबटेंसिव यानी कि सारतः। वर्ड बाय वर्ड में क्या होता है, अक्षरशः में क्या होता है, हूबहू, और सारतः में हूबहू नहीं, उससे मिलता जुलता, मिलता जुलता मने लगभग। इसका मतलब ये हुआ कि जो कार्य विकास प्राधिकरण को जिस उद्देश्य के लिए गठित हुआ है, लगभग उन कार्यों को विकास प्राधिकरण ने क्या कर लिया है, पूरा। अक्षरशः क्या, सार्थक, सार्थक लगभग, ये न कह दीजिए कि पूर्ण रूप से, लगभग इसको कहते हैं। ये आपका पहला आधार रहा जहां की विकास प्राधिकरण को क्या किया जा सकता है, विघटित। दूसरा देखिए, दूसरा ये है कि राज्य सरकार की राय में यानी कि राज्य सरकार की ओपिनियन में प्राधिकरण की सतत विद्यमानता को, प्राधिकरण की सतत विद्यमानता, सतत मतलब निरंतर होता है, लगातार, कंटिन्यू, यानी कि सतत ना आए शब्द तो डायरेक्ट पर लिखा करिए, और कोई उपाय नहीं, उसका नहीं आए तो आप डायरेक्ट भाई लेकर आइए और उसी पर लिखा करिए। सतत विद्यमानता को अनावश्यक बना दे, इसका मतलब ये हुआ कि राज्य सरकार की राय में अब विकास प्राधिकरण को लगातार चलाते रहना आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है, तब भी राज्य सरकार चाहे तो इसे क्या कर सकती है, विघटित। तो विघटित करने के लिए क्या किया जाएगा, तो जो राजपत्र होता है या जो सरकारी गजट होता है, उसमें अधिसूचना यानी कि नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, और जिस तारीख को नोटिफिकेशन किसमें जारी कर दिया गया, सरकारी गजट में, गवर्नमेंट गजट में, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार के राजपत्र में जिस तारीख को नोटिफिकेशन या अधिसूचना जारी हो गई, उसी तारीख से ये विकास प्राधिकरण भंग माना जाएगा। अब जब विकास प्राधिकरण भंग हो गया, तो ऐसी दशा में जिस तारीख को नोटिफिकेशन जारी हुआ था, क्लाज 2 बताता है कि उस तिथि से अब क्या होगा आगे, यानी कि खंड 2 में विघटन का प्रभाव बताया गया है। यानी कि उक्त तिथि से का मतलब ये हुआ कि जिस तारीख को, फिर एक बार याद रखिए, क्या हुआ था, नोटिफिकेशन क्या हुआ था, जारी। अब उस तारीख से क्या क्या प्रभाव होगा, तो वही प्रभाव आपका दिया गया है। एक एक प्रभाव देखिए भाई, समस्त संपत्ति, निधि एवं बकाया जो प्राधिकरण में निहित हो अथवा वसूल किए जाने हो, राज्य सरकार में निहित होंगे या द्वारा वसूल किए जाने योग्य होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि समस्त संपत्ति का मतलब ये हुआ कि जो संपत्तियां भंग के समय विकास प्राधिकरण के पास थी, वह सभी संपत्तियां किसमें वेस्ट हो जाएंगे, किसमें निहित हो जाएंगी, यानी कि कौन उसका हकदार होगा, राज्य सरकार, चाहे वह चल संपत्ति हो या अचल। पहला नियम, जो निधियां यानी कि जो निधि यानी कि फंड, फंड यानी कि कोष, कोष यानी कि जो पैसा, ना तो लिखते रहे आसान भाषा में, जो पैसा विघटन के समय विकास प्राधिकरण के खाते में था, वह पैसा अब किसमें वेस्ट हो जाएगा, यानी कि वेस्टेड हो जाएगा, किसमें निहित हो जाएगा, राज्य सरकार में। और बकाया, बकाया का मतलब ये हुआ कि विकास प्राधिकरण किसी व्यक्ति से पैसा जो वसूल सकता था, अब तो विकास प्राधिकरण भंग हो गया,
तो ये पैसे वसूलने का अधिकार किसको चला जाएगा? राज्य सरकार। तो भाई फिर प्रयास करिए कि यही कम से कम तैयार करिए, दो दो बार बताया जा रहा है। तो पहला प्रभाव क्या हुआ? पहला प्रभाव ये हुआ कि विकास प्राधिकरण की समस्त संपत्तियां राज्य सरकार में निहित हो जाएंगी। इसी में दूसरा प्रभाव ये हुआ कि विकास प्राधिकरण के पास जितने धन हैं वह किसमें निहित हो जाएंगे? राज्य सरकार में। तीसरा पॉइंट क्या हुआ कि विकास प्राधिकरण जिन पैसों को वसूल सकती थी, अब उन पैसों को वसूलने का अधिकार किसको किसमें निहित हो जाएगा या किसके द्वारा वसूला जाएगा? राज्य सरकार। ऐसे ही तैयार करिए आसान भाषा में। दूसरा देखिए, प्राधिकरण के व्ययन में रखी गई समस्त नजूल भूमियां राज्य सरकार को प्रत्यावर्तित कर दी जाएंगी। प्रत्यावर्तित मतलब आपका वापस कर दी जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि विकास प्राधिकरण के पास जो भी सरकारी जमीन होगी वे सभी जमीनें अब किसको सौंप दी जाएगी? राज्य सरकार। भाई फिर एक बार याद रखिए, यानी कि जितने लैंड हैं जो विकास प्राधिकरण के क्या हैं, आपका अंडर में हैं, तो वे सभी लैंड या भूमियां किसको सौंप दी जाएगी माना जाएगा? राज्य सरकार को। एक लाइन याद रखना है। तीसरा देखिए, प्राधिकरण के विरुद्ध प्रवर्तनीय समस्त दायित्व राज्य सरकार के विरुद्ध प्रवर्तनीय होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई लाइबिलिटी या दायित्व था विकास प्राधिकरण का और कोई व्यक्ति उस दायित्व को निभवाने के लिए विकास प्राधिकरण के विरुद्ध क्या कर सकता था? मुकदमा। तो बताइए, विकास प्राधिकरण तो समाप्त हो गया, तो वह मुकदमा अब किसके विरुद्ध किया जाएगा? राज्य सरकार। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइबिलिटी, जो दायित्व इन्फोर्स कराया जा सकता था डेवलपमेंट अथॉरिटी के अगेंस्ट में, अब उन दायित्वों को किसके विरुद्ध आपका प्रवर्तित कराया जाएगा? तो आपका स्टेट गवर्नमेंट। और अंतिम देख लीजिए आपका अंतिम है, किसी ऐसे विकास कार्य को जो प्राधिकरण द्वारा पूरा नहीं किया गया है, कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए और खंड क में निर्दिष्ट संपत्ति, निधि एवं बकाये की वसूली के प्रयोजन के लिए प्राधिकरण के कार्यों का निर्वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर डेवलपमेंट अथॉरिटी थी और उसे बीच में ही विघटित कर दिया गया, वह कुछ कार्य कर रही थी और कार्य आधे तिहाई पर क्या हो गया था? रुक गया था। तो जो कार्य अधूरे छूट गए हैं उन कार्यों को पूरा करने की जिम्मेदारी किस पर आ जाएगी? तो स्टेट गवर्नमेंट। तो यही आपको मेंस के लिए याद करना है, कुछ दिमाग में बैठाना है और कुछ दो चार, हर एक बात याद नहीं रहेगी। ये जो लेक्चर दिया जा रहा है यही याद रहेगा, वो लाइन बाय लाइन याद रखना मुश्किल है। तो समझने का भी प्रयास करिए, क्योंकि जे में रट कर नहीं दिया जा सकता। आप अपनी भाषा में समझ कर ही लिख सकते हैं। एपीओ में भले आप रट्टू तोता बन सकते हैं, लेकिन पीसीएजे में भाई समझना ही होगा। अब आइए आगे देखा जाए, आपका सलाहकारी परिषद हमें देखना था। देखिए, सलाहकार परिषद या परामर्शदात्री परिषद, ये सेक्शन 6 में है। ये अभी आधा मैंने बताए थे हम, और इसको फिर से एक बार हम बताते हैं डिटेल में। देखिए, जो ये शहर के विकास के लिए धारा 4 के तहत विकास प्राधिकरण का जो गठन किया गया,
तो उस विकास प्राधिकरण को सलाह देने के लिए राज्य सरकार चाहे तो एक एडवाइजरी काउंसिल यानी कि सलाहकार परिषद या परामर्शी परिषद आपका गठित कर सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि सलाहकारी परिषद या परामर्शदात्री परिषद का मुख्य कार्य यही होगा कि वह विकास प्राधिकरण को एडवाइजरी दे कि पूरे शहर का विकास या उसके किसी भाग का विकास आप किस प्रकार करिए। उस सलाह को मानने के लिए विकास प्राधिकरण बाउंड है कि नहीं, बाउंड नहीं है। फिर एक बार दिमाग मैंने अच्छे से बनाइए। सलाहकारी परिषद की सलाह मानने के लिए विकास प्राधिकरण बाध्य नहीं है, यानी कि सलाह दी जाती है। जैसे कि आपका उदाहरण के रूप में जो नीति आयोग होता है वह आपका क्या करता है, केंद्र सरकार को सलाह देता है और उस सलाह को मानने के लिए कौन बाध्य नहीं है, केंद्र सरकार। जैसे कि राष्ट्रपति आपका अनुच्छेद 143 संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट से एडवाइजरी मांगता है और सुप्रीम कोर्ट जो एडवाइजरी देता है राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। याद रखिए, बाध्य यानी कि माने या न माने। उसी प्रकार जो ये सलाहकार परिषद होगी जो एडवाइजरी विकास के बारे में किसको देगी, डेवलपमेंट अथॉरिटी को। तो डेवलपमेंट अथॉरिटी क्या उन आपका विचारों को मानने के लिए बाध्य है कि नहीं, उन सलाहों को मानने के लिए बाध्य होगी कि नहीं, तो बाध्य नहीं होगी। अब ये है कि भाई सलाहकार परिषद का गठन कैसे किया जाता है, इसके कार्य क्या होंगे और इसके सलाहों का प्रभाव क्या होगा, इस बात का उल्लेख किस सेक्शन में किया गया है, सेक्शन 6 में, यानी कि उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 6 में सलाहकार परिषद की स्थापना और इसके कार्यों का उल्लेख किया गया है। देखिए आपका अब पहला पॉइंट देखिए, इसको भी तैयार रखना पड़ेगा। देखिए पहला पॉइंट भाई, राज्य सरकार यदि उपयुक्त समझती है, तो पहला क्वेश्चन तो दिमाग में यही बैठाना है कि क्या सलाहकार परिषद एडवाइजरी काउंसिल या परामर्शदात्री परिषद की स्थापना करना सरकार का विवेकाधिकार है कि राज्य सरकार बाध्य है। तो देखिए शब्द देखिए, थोड़ा समझने का प्रयास करिए। राज्य सरकार यदि उपयुक्त समझती है, उपयुक्त माने उचित, अच्छा समझती हैं का मतलब ये हुआ कि विवेकाधिकार है, चाहे तो राज्य सरकार सलाहकार परिषद की स्थापना करे और चाहे तो करने से क्या कर दे, डिनाई। राज्य सरकार यदि उपयुक्त समझती है महायोजना की तैयारी एवं विकास की योजना से संबंधित अन्य विषयों पर या इस अधिनियम के प्रशासन से उत्पन्न या के संबंध में जैसा प्राधिकरण द्वारा इसे निर्दिष्ट किया जाए, प्राधिकरण को सलाह देने के प्रयोजन यानी कि उद्देश्य के लिए सलाहकार परिषद का गठन कर सकेगी। इसका मतलब ये हुआ कि विकास प्राधिकरण जब योजना बनाए तो योजना कैसी होनी चाहिए, इस बारे में विकास प्राधिकरण को सलाह दी जाए और इस अधिनियम के लागू करने में जो भी आपका जब लागू किया जाता है या प्रबंध इस अधिनियम के तहत किया जाता है किसी चीज का, तो उसको कैसे अच्छे ढंग से लागू किया जाए इस बारे, या जो कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उस समस्या के बारे में
विकास प्राधिकरण कैसे उसको सॉल्व करे, कैसे निपटे उस समस्या से, इस बारे में विकास प्राधिकरण को एडवाइजरी देने के लिए राज्य सरकार चाहे तो क्या गठित कर सकती है, सलाहकार परिषद। इसके बाद क्लाज 2 आ जाइए। सलाहकार परिषद में धारा 4 की उपधारा 3 में निर्दिष्ट विकास क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित होंगे। तो फिर आप एक बार धारा सेक्शन 4 कल लिखवाया भी गया था, परसों लेक्चर भी चला था, थोड़ा फिर दिमाग में एक बार बैठाइए कि विकास प्राधिकरण की जो संरचना थी, अगर विकास प्राधिकरण ऐसे शहर में है जहां नगर महापालिका है तो उसकी संरचना का उल्लेख धारा 4 के खंड 3 में दिया गया था, और जहां नगर महापालिका नहीं है, केवल नगर पालिका है, तो वहां विकास प्राधिकरण की स्थापना कैसे होगी। मैंने विकास प्राधिकरण की संरचना मैं बताया था, 2 दिन से बता रहा हूँ ये, वहाँ धारा 4 के क्लाज 7 में दी गई थी। फिर एक बार याद रखिए, जहाँ नगर महापालिका है वहाँ विकास प्राधिकरण की संरचना धारा 4 के क्लाज 3 में है, और जहाँ नगर निगम है यानी कि नगर पालिका अधिनियम लागू होता है, वहाँ आपका विकास प्राधिकरण में कौन कौन लोग होंगे, इसका उल्लेख सेक्शन 4 के क्लाज 7 में मैं बताया था। तो यहाँ जो खंड 2 बता रहा है कि सलाहकार परिषद में धारा 4 की उपधारा 3 में, इसका मतलब ये हुआ कि किस एरिया में जहाँ नगर महापालिका है कि नगर पालिका है, तो नगर महापालिका, इसके बारे में हम प्रावधान बता रहे हैं। यानी कि जिस विकास क्षेत्र में नगर महापालिका है उस विकास क्षेत्र में सलाहकार परिषद में कौन कौन लोग होंगे, ये क्लाज 2 में बताया गया है। तो देखिए कौन कौन लोग होंगे एडवाइजरी काउंसिल में। एक तो प्राधिकरण का अध्यक्ष होगा, जो पदेन एक प्राधिकरण का अध्यक्ष पदेन जो अध्यक्ष होगा। इसको सीधे में ये कह सकते हैं कि जो विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष होगा वही सलाहकार परिषद का भी अध्यक्ष होगा। इसको चुना नहीं जाना है बल्कि ये पदेन होगा। पदेन का मतलब याद रखिए एक्स ऑफिसियो, ये संविधान में भी क्वेश्चन बन चुका है जे में कि एक्स ऑफिसियो का मतलब क्या हुआ, पदेन। पदेन का मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति एक पद पर आसीन है तो उस पद पर आसीन होने के कारण उसको अपने आप दूसरा पद मिल जाता है। जैसे कि एक उदाहरण संविधान से हम दे रहे हैं, भारत का उपराष्ट्रपति, जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन है उसे अपने आप या एक्स ऑफिसियो, याद रखिए पदेन, एक्स ऑफिसियो किसका पद मिल जाता है, तो राज्यसभा के सभापति का पद। तो क्वेश्चन आपका आईएएस में और पीसीएस में बना है, जे में भी, कि कौन सा ऐसा प्राधिकारी है जो शपथ किसी अन्य पद की लेता है और कार्य कोई अन्य करता है, तो वह हमारा उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट है। शपथ आपका लेता है उपराष्ट्रपति के रूप में, लेकिन मुख्य कार्य क्या होता है, राज्यसभा का सभापतित्व करना। फिर क्वेश्चन बना है कि उपराष्ट्रपति को वेतन भत्ता मिलता है, ये उपराष्ट्रपति के रूप में मिलता है कि राज्यसभा के सभापति के रूप में,
तो उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं वेतन भत्ता मिलता। सतर्क रहेगा, संविधान तो अब चल ही रहा है, क्योंकि समय भी लगता है भाई, 3-4 माह तो कम से कम कॉन्स्टिट्यूशन में, बहुत स्पीड बढ़ाएंगे तब भी 3 से 4 माह लग जाएगा। तो अब मान के चलिए कि ये चलता रहेगा लगातार। तो ऐसी दशा में आपका क्वेश्चन बनता है ये उपराष्ट्रपति से। तो याद रखिएगा भाई, एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि नीति आयोग, एक और उदाहरण मैं बताऊं, नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है, अध्यक्ष कौन होता है, तो पीएम होता है। क्या पीएम को बनाया जाता है कि एक्स ऑफिशियो हो जाते हैं? एक्स ऑफिशियो जो व्यक्ति पीएम है वह आपका राष्ट्रीय विकास परिषद का, नीति आयोग का, तमाम संस्थाओं का क्या हो गए, अध्यक्ष। तो एक्स ऑफिशियो कम से कम याद रखिए, ये आपका पूछा जा चुका है, और संविधान में भी कम से कम वाइस प्रेसिडेंट पर याद रखिएगा। अगला देखिए भाई फिर एक बार, यानी कि सलाहकार परिषद का अध्यक्ष कौन होगा, तो जो विकास प्राधिकरण का क्या होगा, अध्यक्ष। तो चुना जाता है कि अपने आप हो जाएगा, चुनाव नहीं करना है, अपने आप। दूसरा देखिए, अब सदस्यों को देख लिया जाए, तमाम सदस्य इसमें होंगे। मुख्य नगर एवं देश नियोजक, उत्तर प्रदेश एवं मुख्य अभियंता, स्थानीय स्वशासन अभियांत्रिकी विभाग, उत्तर प्रदेश, ये पदेन सदस्य होंगे, वहीं रटना है, ये पदेन सदस्य होंगे। उसके बाद निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा, उत्तर प्रदेश, या उसके द्वारा नामिनेट कोई अन्य व्यक्ति जो उप निदेशक के कैटेगरी के या श्रेणी से निम्न न हो, यानी कि जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा उत्तर प्रदेश का जो डायरेक्टर होगा, निदेशक होगा, वह भी सलाहकार परिषद का क्या होगा, मेंबर। अब ये सब मेंबर होंगे। चौथा देखिए, विकास क्षेत्र की सीमाओं के भीतर अधिकारिता रखने वाले लोकल अथॉरिटी या स्थानीय प्राधिकरणों के 4 प्रतिनिधि, यानी कि उस विकास क्षेत्र में जो लोकल बॉडी हैं, तो उनमें से कम माने कितने लोग चुने जाएंगे, 4। जैसे आपका बिजली विभाग है, आपका माने पीडब्ल्यूडी है, जो भी लोकल अथॉरिटी उस एरिया में काम कर रही हैं, उनमें से कितने लोग होंगे, 4, और उन्हीं में से चुना जाएगा, वही लोग चुनेंगे जहां से वो आएंगे। इसके बाद परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश या उसका नाम निर्देशित जो उप परिवहन आयुक्त की श्रेणी से नीचे न हो, यानी कि जो परिवहन कमिश्नर होगा उत्तर प्रदेश का, वह भी इस सलाहकार परिषद का क्या होगा, मेंबर। फिर आपका दे रहा है कि राज्य विद्युत परिषद उत्तर प्रदेश का जो अध्यक्ष होगा, चेयरमैन होगा, वह इस सलाहकार परिषद का भी मेंबर होगा। फिर आपका दिया जा रहा है लोकसभा और राज्य विधानसभा के सभी सदस्य जिनके निर्वाचन क्षेत्र में विकास क्षेत्र का कोई भाग आता है, तो ये भी सलाहकार परिषद के स्वतः सदस्य होंगे। इसका मतलब ये हुआ, फिर एक इसको समझिए, एक बार देख लीजिए तो बैरेक्ट में यहाँ जो आपका लोकसभा और राज्य विधान परिषद तो नहीं लिखा है ना, अगर परिषद लिखा है तो उसको सुधार कर लीजिए भाई, गलत है वो। देखिए आपका, फिर हम बता दे रहे हैं, ये क्लाज जी में हम बता रहे हैं, जी या 6, उसको बेयर एक्ट में है तो सुधार कर लीजिए, ये अभी लिखवाया नहीं गया है। बेयर एक्ट अगर है तो बेयर एक्ट में गलत दिया गया है, उसको हम सुधारवा दे रहे हैं। देखिए बेयर एक्ट में लिखा क्या गया है, लोकसभा और राज्य विधान परिषद लिखा है, तो राज्य विधान परिषद को काट देना है और परिषद की जगह सभा लिखना है, यानी कि राज्य विधान सभा, उसको परिषद काट के क्या लिखना है, सभा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए प्रयागराज का
प्रयागराज में सलाहकार परिषद बनाई जाती है, तो ऐसी दशा में अब प्रयागराज के जिन क्षेत्रों का विकास प्राधिकरण करने जा रहा है या कर रहा है, उन क्षेत्रों में आने वाले जितने सांसद हैं, चाहे उस क्षेत्र में उस सांसद का कुछ एरिया पड़े या पूरा एरिया, तो भाई आपका प्रयागराज अगर देखा जाए तो यहाँ बंटवारा हो गया है, आधा हिस्सा उधर और आधा फूलपुर की ओर। तो ऐसी दशा में अब 2 सांसद आएंगे, तो ये दोनों सांसद अपने आप ही जो सलाहकार परिषद हैं इसके क्या माने जाएंगे, मेंबर। और राज्य विधानसभा यानी कि जो एमएलए होते हैं राज्य विधानसभा के, जितने मेंबर इस एरिया में है प्रयागराज शहर में, जिसमें कि विकास प्राधिकरण क्या कर रहा है, विकास, वे सभी विधायक यानी कि सभी एमएलए इस सलाहकार परिषद के क्या माने जाएंगे, सदस्य माने जाएंगे। अगला देखिए, राज्यसभा एवं राज्य विधान परिषद के सभी सदस्य जिनका विकास क्षेत्र में अपना आवास हो। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए प्रयागराज का विकास करना है, सलाहकार परिषद यहाँ बन रही है, तो राज्यसभा के जितने सांसद, प्रयागराज में जितने सांसदों का आवास या निवास स्थल हैं, वे सभी सांसद, भले यहाँ के राज्यसभा के सांसद न हो, जिनका आवास है प्रयागराज में, तो वे सभी सांसद अपने आप इस सलाहकार परिषद के क्या माने जाएंगे, मेंबर, सदस्य अपने आप बन जाएंगे, जिनका क्या है इस एरिया में आवास। इसके बाद विधान परिषद के भी सभी सदस्य, तो जिन राज्यों में विधान परिषद है, तो विधान परिषद के ऐसे एमएलसी कहा जाता है, एमएलसी, विधान परिषद के ऐसे मेंबर जो उस एरिया में निवास करते हैं, उनका आवास है, तो वे भी स्वतः क्या मान लिए जाएंगे, सलाहकार परिषद के क्या सदस्य। यानी कि आपका अगला देखिए, राज्य सरकार द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे 3 सदस्य, जिसमें से एक विकास क्षेत्र में श्रमिक के हित का, फिर एक उद्योग एवं वाणिज्य से होगा। यानी कि राज्य सरकार द्वारा सलाहकार परिषद में कितने लोगों को नॉमिनेट किया जाएगा, 3 लोगों को। कितने लोगों को, अब ये 3 लोग, एक श्रमिक क्षेत्र से होगा, एक उद्योग वाणिज्य से होगा। अब इस प्रकार आपका ये हमने बताया कि सलाहकार परिषद की संरचना कैसे होगी, कौन कौन लोग इस परिषद में क्या होंगे। अब अगला देखा जाए, आपका खंड 3 छोड़ देना है, खंड 4 बस एक लाइन का है, और खंड 4 में ये है कि जो लोकल अथॉरिटी, भाई लोकल अथॉरिटी के जो 4 प्रतिनिधि होंगे, आपका वे प्रतिनिधि कितने साल के लिए चुने जाएंगे, सलाहकार परिषद में 3 साल। यानी कि जो स्थानीय प्राधिकरणों के मेंबर होंगे, उनका कार्यकाल दिया गया है कितने साल होगा, 3 साल, फिर पुनः निर्वाचित हो। इसके बाद खंड 5 देखिए, सलाहकार परिषद यदि कोई हो में उपधारा 2 में वर्णित विकास क्षेत्र से भिन्न विकास क्षेत्र के संबंध में इतने सदस्य शामिल होंगे जितने राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्धारित किया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि जहां नगर महापालिका नहीं है जिस शहर में, और उस शहर में विकास प्राधिकरण है, तो वहां विकास प्राधिकरण में की संरचना कैसे होगी, इस बारे में, अब कितने मेंबर होंगे, इस बारे में उल्लेख न करके
किस पर छोड़ दिया गया है कि जो विहित करे, जो निर्धारित करे राज्य सरकार। फिर एक बार कंसेप्ट बनाइए भाई। जिन क्षेत्रों में नगर महापालिका है वहाँ विकास प्राधिकरण, वहाँ सलाहकार परिषद में कौन कौन लोग होंगे, ये हमने आपका खंड 2 में बताया। काफी लंबी लिस्ट बताई। लेकिन जिन क्षेत्रों में विकास प्राधिकरण तो हैं शहर में, लेकिन वह क्षेत्र नगर महापालिका में नहीं आता, यानी कि नगर महापालिका से क्या है, बाहर, तो वहाँ तो विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष पदेन तो अध्यक्ष होगा, लेकिन अन्य मेंबर कितने होंगे ये दिया नहीं है। इसका निर्धारण कौन करेगी, राज्य सरकार। यानी कि कुल मिलाकर एक लाइन ये देखना है कि जो तामझाम हमने खंड 2 में बताया इतने लोग होंगे, ये हर एक जिले में नहीं होंगे, ये केवल किस एरिया में ये लोग होंगे जहाँ की क्या है, नगर महापालिका। इसके अलावा अन्य जगहों पर जो राज्य सरकार क्या करे, निर्धारित जितने मेंबर करे, वो किसके ऊपर छोड़ दिया गया है। तो कौन सा खंड कहता है अन्य के लिए, खंड 5। आइए खंड 6 में, सलाहकार परिषद की बैठक तब होगी और जैसे और जब अध्यक्ष द्वारा बुलाई जाए, तो अध्यक्ष होगा ही कौन, एक्स ऑफिसियो, जो विकास प्राधिकरण का क्या है, अध्यक्ष है। तो वही बैठक कौन बुलाता है। तो अब आइए बैठक कौन बुलाता है, इस पर 2-3 और क्वेश्चन आपका कोरिलेट किया जाए तो लोकसभा को और राज्यसभा को आहूत कौन करता है, यानी कि बुलाता कौन है, कॉलिंग कौन करता है। तो सेशन को कौन बुलाता है, अध्यक्ष बुलाता है कि राष्ट्रपति बुलाता है, अध्यक्ष नहीं भाई। देखिए फिर एक बार भाई, देखिए आपका फिर एक बार बता रहे हैं अनुच्छेद भाई, संविधान अभी पढ़ ही रहे हैं, अभी तो शुरुआत ही हुई है आपका। लोक अनुच्छेद 85 याद रखना है, यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 85, ये 3 बातें राष्ट्रपति करते हैं और एक बात आपका केवल लोकसभा अध्यक्ष करता है। सत्र को बुलाना, सत्र को समाप्त करना, लोकसभा का विघटन करना, ये राष्ट्रपति करता है। और लोकसभा को स्थगित करना, यानी कि कुछ समय के लिए हंगामा हुआ तो 2 घंटा के लिए कार्यवाही बंद हो गई, ये काम अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा नहीं। यानी कि इसका 3 फिर एक बार याद रखिए, अध्यक्ष क्या कर सकता है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि लोकसभा अध्यक्ष क्या कर सकता है। लोकसभा को आहूत कर सकता है, कर ही नहीं सकता। लोकसभा का विघटन कर सकता है, ये भी नहीं कर सकता। लोकसभा का सत्रावसान कर सकता है, ये भी नहीं कर सकता। तो करता क्या है, तो लोकसभा को क्या कर सकता है, स्थगित, यानी कार्यवाही कुछ समय के लिए क्या कर देते हैं, हंगामा होता है तो रोक देते हैं और कुछ नहीं कर सकते। तो उसी प्रकार बैठक किसके द्वारा, हाँ लोकसभा की बैठक आपका कितने दिन से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए, तो कितने दिन, 6 माह। तो उसी प्रकार आपका ये बताया गया है कि सलाहकार परिषद की जो बैठक होगी वह बुलाएगा कौन, तो बुलाएगा कौन, अध्यक्ष। तो क्या मनमाने तरीके से बुलाएगा, तो नीचे एक पॉइंट लिखा है, परंतु यह कि ऐसी बैठक वर्ष में कम से कम 2 बार होगी। यानी कि आपका समय तो नहीं दिया है, लेकिन ये जरूर दे दिया है कि एक साल में कम से कम कितनी बैठक होनी अनिवार्य है, 2। तो सलाहकार परिषद की बैठक कौन बुलाएगा, अध्यक्ष बुलाएगा। और एक बार में आपका माने एक वर्ष में कम से कम कितनी बैठक होनी जरूरी है, 2। तो बताइए आपका ये भी पूछा जाता है
कि लोकसभा की बैठक एक वर्ष में कम से कम कितनी बार होनी जरूरी है? 2 बार, क्योंकि 6-6 माह पर जरूरी है, तो एक साल में कितनी बार हो गया? 2 बार। भाई लेकिन ऐसे नहीं पूछ कितने दिनों में आवश्यक है संसद की बैठक, तो कितने से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए? 6 माह। लेकिन यहाँ 6 माह न देकर एक साल में कम से कम कितना इस कानून में दिया है? 2 बार। तो भाई कोरिलेट भी करते रहिए। तो इस प्रकार आपका ये हो गया। अब आपका देखिए भूमिका थोड़ा बांध दिया जाए, क्योंकि आपका संविधान भी पढ़ाना है। अब अध्याय 3 अब हम शुरू करेंगे। अध्याय 3 में फिर एक बार भूमिका कम से कम बन जाए, तब संविधान पढ़ाया जाएगा भाई। अध्याय 3 में अब यह है कि मास्टर प्लान बनेगा और जोनल प्लान बनेगा। तो आपका जो पढ़ना अध्याय 3 में अब कि महायोजना आपका कैसे बनती है, उसमें क्या क्या होगा, क्षेत्रीय या आंचलिक या जोनल प्लान विकास प्राधिकरण बनाता है तो कैसे बनाएगा और उसमें क्या क्या होगा। तो चूंकि ये कानून इसलिए बना है कि शहरों का सुव्यवस्थित ढंग से क्या किया जाए, विकास। तो भाई इसके लिए विकास प्राधिकरण एक तो पूरे शहर के विकास के लिए योजना बनाएगा, उसको मास्टर प्लान कह दिया जाएगा, और शहर के विकास के साथ साथ या उसके बाद एक विभिन्न क्षेत्रों का बंटवारा करके उसके विकास के लिए भी योजना बनाई जाएगी, जिसे मास्टर प्लान नहीं कहा जाएगा, क्षेत्रीय विकास योजना। अब इसमें सड़क क्या होगी, घर कहाँ होंगे, आवास कहाँ होंगे, विद्युत व्यवस्था हो गई, पार्क हो गया, खेल कूद के स्थान हो गए, आपका जनसंख्या घनत्व हो गया, इत्यादि चीजें। रोड काटनी है, रोड चौड़ीकरण करना है, पार्क होना चाहिए, मनोरंजन स्थल होना चाहिए, कौन सा इलाका आवासीय, कौन गैर आवासीय, कहाँ उद्योग धंधा लगेंगे, कहाँ मार्केट खुलेगा। अब इन सब का निर्धारण आपका किया जाएगा क्षेत्रीय प्लान में, क्योंकि भाई पूरे शहर के लिए तो मॉडल बना दिया गया, लेकिन मोहल्ले की समस्या देखिए पूरे। अब इसी को थोड़ा राजनीति से भी लास्ट में जोड़िए। पूरे अगर देश की समस्या है तब उसके लिए पीएम जिम्मेदार है, लेकिन अब गांव-गांव की समस्या है तो क्या पीएम आकर गांव-गांव की समस्या सॉल्व करेंगे? तो इसके लिए आपका किसका चुनाव किया गया है गांव में? मुखिया साहब का। मुखिया समझ रहे हैं ना? भाई न समझ रहे हैं तो एक बार इशारा करिए फिर बता दिए। मुखिया माने प्रधान जी। अब जी जरूर लगाइएगा, नहीं तो नाराज हो जाएंगे। तो आजकल देख ही रहे हैं कि प्रधानी के लिए कितना तिकड़मबाजी और कितना खर्चा हो रहा है। खूब मुर्गा दारू क्या होता है, 15 दिन पहले से चलना शुरू हो जाता है। अब पीने वालों की भी बहार आ जाती है। जैसे कि आपका अधिवक्ताओं का चुनाव है तो यहाँ भी मुर्गा दारू खूब चल रहा है, यानी कि जिसको जो खाना हो गुप्त रूप से क्या करे, खाए। तो भाई अब ये ना कह दीजिएगा कि सर कह रहे थे, कुछ चलता है हमेशा नहीं, क्योंकि कई लोग भाई आते हैं वहाँ से प्रचार भी करने, तो ऐसी दशा में किसी की भावना को ठेस भी न पहुँचे, लेकिन ये सब होता रहता है। तो आपका देखिए आपका सूचना भी दे दी जाए, चूंकि उत्तराखंड एपीओ का एग्जाम है, आपका परसों एग्जाम है प्री का, तो ज़्यादा लोग आ भी नहीं रहे हैं क्लास करने, तो इसलिए आपका क्लास 2-3 दिन इधर बंद किया जाएगा। यानी कि कल से क्लास आपका ऑफ रहेगा, रेगुलर बैच आपका 21 को है तो लोग 22 को आएंगे, 23 24 से शुरू किया जाए, यानी कि बुधवार से ही शुरू किया जाए। और बुधवार से आपका 3 सब्जेक्ट चलेगा, आपका नगर नियोजन, फिर आपका दूसरा जो चलेगा कॉन्स्टिट्यूशन, और तीसरा आईपीसी। तो आईपीसी में जो नए लोग हैं बता दिया जाए, 76 से शुरू करना है।
75 तक हो चुका है। तो अभी संविधान चलेगा 15 मिनट के बाद, और अगला क्लास जो चलेगा आपका बुधवार से, यानी कि 24, 21, 22, 23, हाँ 24 नवंबर से, यानी कि हाँ 24 से तो पड़ रहा है ना आपका, हाँ यानी कि बुधवार से आपका क्लास चलेगा वहीं 8:30 बजे। नहीं 22 को आ जाएंगे तो भाई अपना एक दिन और आराम करें लोग, क्या करना है। हाँ कुछ भाई थके हारे रहेंगे तो इधर उधर काम निपटाएंगे, तो वैसे एक दिन और रेस्ट दे दिया जाए, क्योंकि लगातार इधर क्लास चला है भाई, दिवाली के दिन ही केवल बंद था। इतना प्रेशर था हम पर भी कि लगातार क्लास चलाना पड़ा। तो भाई एक सीमा होती है, लगातार आप क्लास चला रहे हैं, छुट्टी में भी नहीं बंद हुआ, तो 2-4 दिन कम से कम इसी बहाने क्या किया जाए, कुछ तैयारी भी कर लिया जाए एक्स्ट्रा, हमें भी कुछ राहत मिल जाएगी, और तैयारी भी भाई कुछ